राइट। आई होप आप लोग ट्राई किए होंगे। यस सर। है ना। बॉन्ड हैवर साइकिल फॉर Al2O3 सॉलिड। सो एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, Al2O3 बना। ध्यान क्या रखना है आपको दोस्त कि हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड या प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या मतलब होता है? 1 मोल एल्यूमिनियम प्रोडक्ट साइड हमें बनाना है। रिएक्टेंट के साथ हम कैसे भी बैलेंस करें एटम को, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट के साइड हमें हमेशा 1 मोल ही रखना है। तो Al2O3 को अगर हमें बैलेंस करना पड़ेगा तो एल्यूमिनियम को 2 और ऑक्सीजन को 3/2 से मल्टीप्लाई करना। क्या पहले ये काम किए थे सब लोग? या एल्यूमिनियम ऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए यस ये सर। गलती क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। और शायद पीरियोडिक टेबल में कोई मुझे बताए थे कि सर ये समथिंग लाइक इंथैल्पी ऑफ समथिंग बताए थे। तो मैं आपको बताया था कि ये डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन जो है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये सारी इंथैल्पीज जो है वो एक पर्टिकुलर वे में डिफाइन किए गए हैं। सो जब कभी हम डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं किसी सब्सटेंस का, तो इसका मतलब होता है कि इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल कंपाउंड। उस कंपाउंड के 1 मोल बनने में जितना इंथैल्पी का चेंज होता है, दैट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है सबको ये बात? तो इसीलिए कभी भी डेल्टा एच एफ जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आप जो किए हैं, मान लीजिए अगर इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया Al2O3 को, तो हुआ क्या कि इस केस में जो डेल्टा एच एफ आएगा ना, दैट इज नॉट डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज डबल ऑफ डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। तो इसमें जितना आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, देन यू गेट द डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। तो क्या डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन का मतलब समझ में आया? सो चूंकि हम यहाँ यस पे ये सर। चीजें लिख रहे हैं डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, इसीलिए हमें प्रोडक्ट साइड किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्रोडक्ट को 1 मोल ही रहने देना है। तो रिएक्टेंट साइड हम कैसे बैलेंस करेंगे? तो 2 लगाए और 3/2O कर दिए, हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद की बात, आप लोग सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाए होंगे और गैस से आयन बना लिए होंगे। एम आई राइट? यस सर। यस सर। अब यस देखिए, सर। जब हम लोग हर इंडिविजुअल कंपोनेंट को स्टडी कर रहे हैं, जब हम रिएक्शन को एक स्टेप में कर रहे हैं, तब तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन प्रैक्टिकली निकाल रहे हैं। लेकिन बॉन्ड हैवर साइकिल का हमारा पर्पस तो यही है ना कि ईच इंडिविजुअली एनर्जी कंपोनेंट को हम ये कंपेयर करें, कैलकुलेट करें और उसका हम अलजेब्रिक सम निकालें, फिर देखें कि क्या एग्जैक्टली डेल्टा एच के बराबर है, डेल्टा एच एफ के बराबर है या नहीं। यही तो पर्पस है। तो अगर 2 मोल एल्यूमिनियम सॉलिड को हम एल्यूमिनियम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2 डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, ये समझा करो, यही सब चीजें है। मोल का कंसेप्ट है कि एल्यूमिनियम एटम के एक एटम या बोले कि 1 मोल एल्यूमिनियम सॉलिड को अगर हम एल्यूमिनियम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो एनर्जी यूज होगा दैट इज डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। समझ रहे हो बात? तो अगर हमने 2 मोल लिया है तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन भी 1 मोल सब्लिमेट के लिए डिफाइन है क्या? बिल्कुल सही बात है। 1 मोल सॉलिड को आप 1 मोल गैस में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी इंथैल्पी चेंज करेंगे, उसको आप बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसीलिए यस 2 सर। से यस मल्टीप्लाई सर। किए गए। कोई बोले नो सर? नो सर, यस बोले। यस सर बोले। यस तो ये सर। हो गया 2 इंटू डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन हो गया, फिर हमारा 2 मोल एल्यूमिनियम गैस बन गया। फिर हम आयोनाइजेशन की बात करते हैं। अब जब हमको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव होता है, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कुछ और होता है, उसी एटम के लिए सेकेंड आयोनाइजेशन का कुछ और होता है, थर्ड आयोनाइजेशन का कुछ और होता है, तो हम कैसे एक एल्यूमिनियम गैसियस एटम को डायरेक्टली, क्या हम 3 इंटू डेल्टा आयोनाइजेशन एनर्जी कर देने से हो जाएगा क्या? क्योंकि भाई IE1 का वैल्यू कुछ और है, IE2 का वैल्यू कुछ और है। होता है कि नहीं होता है? बोलो।
Yes, sir. हाँ सर। तो अगर हमें डायरेक्टली Al प्लस से Al गैसियस एटम से अगर हमें डायरेक्टली एल्यूमिनियम 3+ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है या प्रैक्टिकली पता है तो और बात है, लेकिन अगर हम इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हमें इंडिविजुअली जाना होगा। एल्यूमिनियम गैस एल्यूमिनियम प्लस में कन्वर्ट हुआ, एक मोल के लिए अगर हमें डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी 1 यूज करना पड़ा है तो 2 मोल के लिए 2 इंटू डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी 1, फिर 2 इंटू डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी 2, 2 इंटू डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी 3, देन ये जाके कन्वर्ट होगा टू Al3 प्लस गैस। दीज आर द एनर्जी कंपोनेंट। क्लियर बात समझ में आया? होता क्या है कि सर O2 2 मोल O2 है, इसको डिसोसिएट करेंगे हम, एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे। अगर इसकी डिसोसिएशन एनर्जी 1 मोल की डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी है तो 3/2 मोल है ये, तो 3/2 इंटू डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी। कितने मोल ऑक्सीजन के मिलेंगे सर? 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं, 3/2 से कितने मिलेंगे? 3 मोल ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो एक ऑक्सीजन के एटम में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1। 3 मोल है तो 3 इंटू डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, फिर इसको 1 मोल और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इसमें, तो 3 इंटू डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, सो 3O2 माइनस कन्वर्ट हो गया ये। अब ये दोनों जब कंबाइन किए तो डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी Al3 बन गया। ये यहाँ पे इस रिएक्शन में जो चेंज इन एनर्जी होगा वो डेल्टा एच एफ होगा। तो क्या दिस डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल एनर्जी कंपोनेंट होगा क्या? बिल्कुल होगा। ये देखिए लिखे हैं हम। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको ऑनेस्टली 2-4-5 मिनट दिमाग लगा के सोचे होंगे, सिर्फ ऊपर के NaCl जो एग्जांपल हमने किया और उसके बारे में देखकर उसको देख करके कॉपी पेस्ट किए होंगे तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग यूज करके और अपने माइंड से कुछ किया होगा तो आपको एक्चुअली टर्म का मतलब समझ में आता है। हम अगर डायरेक्टली आपको बोल दें कि बेटा यहाँ 2 नहीं यहाँ 1 होगा, आपको नहीं समझ में आएगा दोस्त कि वहां 1 क्यों होगा। अगर आप एक बार गलती करते हैं ना कि सर 2 होना चाहिए, आपने 2 दे करके बैलेंस किया था, 1 क्यों हुआ, तो वो चीजें स्ट्राइक करता है। 1 इसलिए हुआ क्योंकि डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है और डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म होने के लिए डिफाइंड है। तो इसीलिए प्रोडक्ट के साइड हम इसको बैलेंस नहीं कर सकते किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करके। तो ये जब आप काम करके आते हैं तो आपको चीजें का मतलब समझ में आता है कि आपने ये गलती किया था, आपने ये सोचा ही नहीं था। करेक्ट। तो क्या आप अभी लिख रहे हैं इसको? डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू 2 डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन प्लस 2 डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 3/2 डेल्टा एच ऑफ डेल्टा डिसोसिएशन एनर्जी 3 इंटू डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 3 इंटू डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 प्लस डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी। इस सारे कंपोनेंट के वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी निकालने के लिए पूछेगा तो इस सारे कंपोनेंट ऑफ एनर्जी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। आता है बात समझ में आपको? क्लियर है? अब क्या है यस कि सर। सर आपने तो सब में प्लस 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 लिख दिया सर। हाँ बिल्कुल, हमने सब में प्लस प्लस लिख दिया। आपका काम क्या है? आपका काम है कि एक्चुअल एनर्जी के को साइन के साथ लेना है। कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, इस चीजों को आपको ध्यान में रख के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। तो आई होप थोड़ा सा आप 1/2 समझे होंगे। Yes, sir. तेज बारिश हो रहा है। लिख रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत है बताइए। 17 पार्टिसिपेंट। आउट ऑफ स्टेशन कैंडिडेट भी हैं इस बैच में कुछ। आज वो लोग मटका फोड़ कार्यक्रम देख रहे होंगे लगता है। प्रेजेंट हैं क्या? ये तो रियल में मटका फोड़ हो रहा है आसमान में। खतरनाक। बढ़े आगे।
Yes, sir. लिख लिए सब लोग? चलिए Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल स्टेट। तो आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड जो होता है वो हार्ड होता है, सॉलिड होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सर आयंस के बीच में, केटायन और एनायन के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये जो है ये लाइन ऑफ फोर्सेज है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसे ही होता है ना दोस्त। जो चार्ज स्पेसीज है वो तो एक फील्ड जनरेट करेगा, है ना। सो सर ये जो केटायन होते हैं और ये जो एनायन होते हैं ये टाइटली स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। A strong bond, correct. Ionic compound are in solid state due to a strong electrostatic force of attraction between ions. Okay, melting and boiling point खाए होगा ना। कंडक्टिविटी की बात रही तो सर सॉलिड स्टेट में ये कंडक्ट नहीं करता किसी चीज को, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इसमें ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आयन मूव करते हैं। तो सॉलिड स्टेट में तो ये आयनिक कंपाउंड जो है वो बैड कंडक्टर है। लेकिन सर जब इसको आप एक्वस फेज में लेते हैं या मोल्टेन फेज में लेते हैं, इन दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस। करंट फ्लो करने की ये दो टेंडेंसी होती है, करंट फ्लो करने की ये दो रीजन होता है, आइदर आयंस इज मूव्ड माइग्रेट और आइदर इलेक्ट्रॉन इज माइग्रेट। सो बिकॉज ऑफ मूवेबल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कोई चीज, बिकॉज ऑफ मूवेबल आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है सर। सो अगर आप आयनिक कंपाउंड का मोल्टेन स्टेट ले लेंगे या एक्वस स्टेट ले लेंगे तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इट इज नॉट ओनली गुड कंडक्टर, इट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये खुद इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है। सो कंडक्टेंस बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बट इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट आयनिक कंपाउंड इटसेल्फ बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। कोई तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ? No, sir. नो सर। No, sir. No, sir. Characteristics of ionic compound: physical state, melting point and boiling point. तीसरा characteristics conductance. चौथा characteristics है crystal structure. आयनिक कंपाउंड है प्योर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अगर आप लोग थोड़ा सा सॉलिड के बारे में जानते होंगे तो जानते होंगे कि सॉलिड दो टाइप का होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक अमॉर्फस सॉलिड होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसी को बोलते हैं ट्रू सॉलिड, एक्चुअल सॉलिड। और जो अमॉर्फस सॉलिड होता है इट इज फॉल्स सॉलिड और इट इज आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है ना। तो जो आयनिक कंपाउंड होता है बेसिकली, ये आयनिक कंपाउंड जो होता है वो प्योर सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक रेगुलर पैटर्न होता है, एक रेगुलर ज्योमेट्री होता है। कहने का मतलब कि सर अगर सॉल्ट की बात करें, NaCl की बात करें कि ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें क्या होता है कि each cation is surrounded with fixed number of anion and each anion is surrounded with fixed number of cation and it has regular pattern। इसका एक यूनिट सेल होता है, एक यूनिट होता है जिसका फिक्स्ड पैटर्न, रिपीटिंग पैटर्न से मिलके ये पूरा का पूरा क्रिस्टल बना होता है। सो आयनिक कंपाउंड हैज प्योर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है सर? तो इट हैज रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर शेप। इसमें एक यूनिट सेल होता है, एक रिपीटिंग पैटर्न होता है सर। उसी पैटर्न के रिपीटिंग होने से, रिपीट होने से ये पूरा का पूरा क्रिस्टल बनता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो प्योर सॉलिड होता है
परेशान नहीं होना है। अब हम लोगों को 12th क्लास में सॉलिड स्टेट एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है, तो वहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है। बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड का पर्टिकुलर ज्योमेट्री भी पढ़ना है, स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, ठीक ना। तो फिलहाल के लिए केवल ये ध्यान रखेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो प्योर सॉलिड के अंडर आते हैं, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। और सर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब हम समझ के रखेंगे कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का एक पर्टिकुलर फिक्स्ड ज्योमेट्री होता है, एक रेगुलर पैटर्न होता है। इतना बात याद रखिए। क्लियर बात? Yes, sir. फिफ्थ प्रॉपर्टी है सॉलिबिलिटी। समझिए सॉलिबिलिटी को। सॉलिबिलिटी में आप लोग ये वर्ड सुने हैं, लाइक, डिजॉल्व, लाइक। फ्रेंडशिप हमेशा सिमिलर लोगों के बीच में होती है, नहीं? जब माइंडसेट सिमिलर होता है दो लोगों का, तभी उनमें दोस्ती जमती है, सही है ना। तो होता ये है कि सर अगर कोई पोलर कंपाउंड है, कोई आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड तो कम्प्लीटली पोलर है सर, एक पॉजिटिव चार्ज पोल और एक निगेटिव पोल, इस दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये तो कंप्लीट पोलर मॉलिक्यूल्स है। सो लाइक, डिजॉल्व, लाइक मतलब ये जो आयनिक जो कंपाउंड होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं सर। क्यों? क्योंकि ये खुद भी पोलर है, सही है कि नहीं। दैट इज ionic compounds are soluble in polar solvent but insoluble in non polar solvent। सर ये पोलर सॉल्वेंट कौन से हैं? वाटर। वाटर आप 9th-10th में पढ़े होंगे, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पढ़े हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, वाटर पोलर होता है। किसी भी आयनिक कंपाउंड को जैसे हम डिसॉल्व करते हैं तो वाटर क्या करता है, तो वाटर में जैसे फिलहाल तो हम लोग आयनिक बॉन्ड जो भी पढ़े हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बहुत अच्छे नहीं पढ़े हैं अभी, तो वाटर में जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है ना सर, उसमें आप देखिए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ज्यादा और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कम। तो ये जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन होता है उसको ऑक्सीजन अपने तरफ ज्यादा खींच के रखता है। बिकॉज ऑफ दैट partial shifting of electron pair, shared pair of electron, oxygen atom acquires partially negative charge and hydrogen atom acquires partial positive charge, और इसी को polar covalent bond भी बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बातें? तो क्या इस वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग ऐसे नहीं समझ लेंगे कि सर इस वाटर मॉलिक्यूल्स में दो एंड है, एक जो एंड है वो पॉजिटिव टर्मिनल रखता है और दूसरा जो ऑक्सीजन वाला एंड है वो नेगेटिव एंड है? क्या हम ऐसे नहीं बना सकते इसके डमी फॉर्म को? अरे ये जितना बॉन्ड एंगल हम यहाँ देख रहे हैं ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल्स और इतना ऐसे थोड़ी होता है, बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, तो क्या हम उसको ऐसे समझ सकते हैं क्या कि एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल? बोलिए। अगर आप ऐसे समझ Yes, सकते sir. हैं इसको, तो क्या होता है कि जैसे ही कोई आयनिक कंपाउंड, मान लीजिए NaCl आप वाटर में डालेंगे तो ये कैटायन है, ये एनायन है, ये भी टाइटली बॉन्डेड है। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा कि अपने आप सेल्फ ओरिएंटेड हो जाएगा और इसको सराउंड कर लेगा, आयंस को क्या करेगा, सराउंड कर लेगा, घेर लेगा। तो जो नेगेटिव आयंस है उसको वाटर ऐसे सराउंड करेगा कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पास होगा और नेगेटिव टर्मिनल इससे दूर होगा। समझ रहे हैं बात की नहीं? इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाता है। होगा ही ना यार, वाटर का मॉलिक्यूल्स पोलर वाटर के मॉलिक्यूल्स है, जैसे NaCl डाल तो वाटर का मॉलिक्यूल्स अपोजिट एंड में अट्रैक्शन होता है यार। तो वाटर के जो दो एंड हैं, तो जिधर Cl माइनस रहेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल उसका वाटर ऑटोमेटिक घुर जाएगा, ऑटोमेटिक वो अलाइन हो जाएगा वैसे कि पॉजिटिव टर्मिनल उसके पास आ जाए, और जहां जिस साइड उसको पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा वैसे उधर उसका अलाइनमेंट उल्टा हो जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव वाला अलाइनमेंट हो जाएगा। फिर क्या करेगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स जोर लगाएगा दोनों साइड से, और जोर लगाने के बाद अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स कैपेबल है इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तब तो ये इसको डिसॉल्व कर देगा, तोड़ देगा इसको और घेर लेगा। Cl को अलग वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेगा, सराउंड कर लेगा, सोडियम प्लस आयन को अलग सराउंड कर लेगा। इसी को बोलते हैं सॉल्वोलिसिस, डिसॉल्व हो जाना। आयनिक कंपाउंड ऐसे ही डिसॉल्व होता है, और अगर ये आयनिक कंपाउंड के जो आयनिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको ये नहीं तोड़ पाया तो वो आयनिक कंपाउंड इसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। लेकिन सर वाटर इसीलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि इसकी जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो बहुत हाई होता है। ऑलमोस्ट ऑल आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो क्या ये प्रोसेस थोड़ा सा समझ में आया?
यही बात हम यहाँ पे बनाए। तो अगर आप Yes, धीरे धीरे sir. लिख रहे हैं तो हम फोटो को थोड़ा और प्रॉपर बना देते हैं, यहीं पे इसको हटा करके बना देते हैं। ये फोटो जो है वो थोड़ा सा इम्प्रॉपर दिख रहा है, थोड़ा सा टाइम आप मुझे देंगे तो हम यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर फोटो बना देंगे। इस वाटर को हम लोग कैसे एज्यूम कर रहे हैं बताइए? इस वाटर को हम लोग इस तरह से एज्यूम कर रहे हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल। सो सर अगर आप NaCl सॉल्ट लेंगे सर तो ये Na के कैटायन और Cl माइनस के एनायन एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते रहता है, बहुत ही टाइटली बॉन्डेड रहता है सर, प्योर सॉलिड है सर। अब जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन में इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, जैसे ही आप इसको वाटर में डालेंगे क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंगली अलाइन हो जाएगा। अलाइनमेंट कैसा रहेगा? तो Cl माइनस के अलाइनमेंट Cl माइनस के तरफ वाटर के पॉजिटिव टर्मिनल और इसके पॉजिटिव टर्मिनल रहेंगे, इस तरह से अलाइन हो जाएगा ना। अपोजिट टर्मिनल जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो ऐसा ही होगा ना दोस्त। क्या लग रहा है आपको, या आपको कुछ और लग रहा है तो बताइए? No, sir. तो ये तो ऑटोमेटिक अपने आप अलाइनमेंट होगा ना, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको घेर लेंगे, नेगेटिव ये पॉजिटिव, और फिर ये फोर्स लगाएंगे, और अगर इनकी फोर्स इस बॉन्ड को ब्रेक कर पाया तो दोनों आयन सेपरेटली डिसॉल्व हो जाएंगे। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखिए, इसके लिए हमने दो टर्म्स यूज किया है, सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी बोलिए या फिर हाइड्रेशन एनर्जी बोलिए, क्या बोलेंगे आप इसको? सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी। सो यहाँ पे बहुत सारा लंबा सा चीज दिया हुआ है जिसको मैंने थोड़ा समराइज करने का कोशिश किया है कि whenever any compound, generally ionic or polar covalent, is dissolved in a polar solvent or in water, then different ions of the compound will get separated and will get surrounded by polar solvent molecules. This process is known as solvation or hydration. क्या आप लोग सॉल्वेशन और हाइड्रेशन का डेफिनेशन लिखना चाहेंगे? Yes, sir. Yes, sir. सॉल्वेशन और हाइड्रेशन, क्या होता है ये सॉल्वेशन और हाइड्रेशन? हाँ बोलिए। सर थोड़ा स्लाइड ऊपर कीजिए ना, फिगर नहीं दिख स्लाइड रहा है ऊपर सेकंड वाला। कीजिए, अभी पीछे हैं, ये लीजिए। यस सर। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन लिखे हम लोग। डन है ना, यहाँ तक करें सॉल्वेशन और हाइड्रेशन? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Whenever ionic or polar covalent compound, whenever ionic or polar covalent compound, whenever ionic or polar covalent compound dissolve in, whenever ionic or polar covalent compound dissolve in polar solvent or water, polar solvent
or water, then different ions of the compound will get separated and surrounded by polar solvent molecule, and surrounded by polar solvent molecule, This process is known as solvation or hydration. This process is known as solvation or hydration. This process is known as solvation or hydration. Done hai? Yes, ma'am. Yes, sir. And energy released in this process is known as solvation energy or hydration energy. Energy released in this process is known as solvation energy or hydration energy. Solvation energy or hydration energy. Okay. Factors affecting solvation energy or hydration energy. यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं? Factors affecting, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं next. Factors affecting solvation energy or hydration energy. Factors affecting solvation energy or hydration energy. कौन कौन से फैक्टर है जो सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता है? देखिए, सॉल्वेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन. चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए इंटर आयनिक डिस्टेंस में ये थोड़ा सा फर्क है. वहां पे हम लोग इंटर आयनिक डिस्टेंस r प्लस प्लस r माइनस लेते थे, कैटायन का रेडियस प्लस एनायन का रेडियस. लेकिन यहाँ पे 1 बाय r प्लस r माइनस नहीं है, 1 बाय r प्लस प्लस 1 बाय r माइनस. So solvation energy is inversely proportional to 1 by r plus cation का radius plus 1 by r minus anion का radius. Okay. Solvation energy is directly proportional to 1 minus 1 by epsilon r. ये er नहीं है, एप्सिलॉन लिखते हैं. आप शायद फिजिक्स में एप्सिलॉन नोट यूज किए हैं कभी? No, sir.
नो सर। चलिए 12 में आपका इलेक्ट्रोस्टैट आएगा। इलेक्ट्रोस्टैट में स्पेस की परमिटिविटी मेजर किया जाता है इससे। सो परमिटिविटी ऑफ स्पेस होता है एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन पढ़ते हैं इसको, ई नहीं है, एप्सिलॉन आर, ठीक है, एप्सिलॉन आर पढ़ते हैं इसको। सो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता है? ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट होता है, इसको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि सर अगर हमें प्रैक्टिकली कोई हमें कैलकुलेट नहीं करना होता है ये, अगर हमें कहीं प्रैक्टिकली ये चीजें मेंशन है कि वाटर का या कोई अदर सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ये वैल्यू है, तो हम सॉल्वेशन एनर्जी उस बिहाफ पे कुछ गेस कर पाएंगे। सो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा 1 बाय एप्सिलॉन आर का वैल्यू उतना कम होगा। अब 1 में से किसी चीज को हम माइनस कर रहे हैं तो ये वैल्यू जितना छोटा होगा तो ओवरऑल वैल्यू उतना बड़ा होगा, मतलब सॉल्वेशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा। सो 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर इज है सॉल्वेशन एनर्जी इज है। तो जिस किसी भी सॉल्वेंट का एप्सिलॉन आर का वैल्यू ज्यादा होगा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, उसमें उस सॉल्वेंट का सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, और इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा आयनिक कंपाउंड को खुद में डिसॉल्व कर पाएगा। So epsilon r is high, 1 by epsilon r is low, 1 minus 1 by epsilon r is high, so solvation energy is high. Yes, sir. Yes sir, हो गया राइट डाउन। चलिए Yes, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, इसको पहले ढंग से समझिए। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, आप क्या बोले कि सर जिस किसी भी सब्सटेंस का हाइड्रेशन या सॉल्वेशन बहुत ज्यादा होगा उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बहुत ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल, अगर मान लो कि कोई चीज है, कोई आयनिक कंपाउंड है जो कि वाटर में बहुत अच्छे से डिसॉल्व होता है ना, कोई आयनिक कंपाउंड है जो कि वाटर के अंदर बहुत अच्छे से डिसॉल्व होता है, जितना ज्यादा इसका सॉल्वेशन होगा, जितना ज्यादा ये सॉल्वेट होगा, उतना ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगा, उतना ज्यादा आयनिक मतलब सॉल्वेशन, इसका मतलब सॉल्वेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्या? यस, सॉल्वेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो सर एनी कंपाउंड जब डिसॉल्व होगा तो सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। ओके, तो हमें ये समझना है कि सर ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है या सॉल्वेशन एनर्जी है, इसके बिहाफ पे इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। अगर हमें हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी का कुछ आइडिया है तो हम उसके बिहाफ पे क्या क्या चीज गेस कर सकते हैं। पहला चीज, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, क्या लिखा हुआ है? साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। अब ये बात आप समझिएगा, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। देखिए हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़े थे कि लिथियम से टॉप टू बॉटम अगर हम आते हैं, लिथियम से सीजियम की तरफ, तो एटॉमिक साइज क्या होता है बोलो? इंक्रीज करता है। Increase. इंक्रीज, इंक्रीज Increase. करता है, करेक्ट, साइज इंक्रीज करता है। लेकिन जब हम हाइड्रेटेड साइड की बात करेंगे, मतलब लिथियम एक्वस बोलेंगे तुमको, सीजियम एक्वस बोलेंगे, तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है, एटॉमिक साइज नीचे से ऊपर बढ़ता है। हो गया ना गड़बड़? अब ये गड़बड़ को समझो, डिपेंड कैसे करता है, क्या सिस्टम है। बस एक लॉजिक समझिए, इसको याद रखने के लिए लॉन्ग टाइम तक पूछा जाता है ये हाइड्रेटेड साइज के बारे में। लिथियम से सीजियम की तरफ हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे सर कि टॉप टू बॉटम जब हम किसी ग्रुप में आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, बिकॉज न्यू सेल इंट्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जब बात हाइड्रेशन की आती है तो ये बोलता है क्या कि जो छोटा आयन है, जो आयन, जिस आयन की साइज छोटा है, लिथियम प्लस, समझो लिथियम प्लस, है ना, ये बहुत ही छोटा आयन है, बहुत ही छोटा आयन है। इसके वजह से क्या होगा कि इसकी जो न्यूक्लियस होगी ना, वो बहुत ही स्ट्रांगली स्ट्रॉन्ग पावर होगा उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की, पोलर चीजों। नहीं समझ रहे बात? लिथियम अगर छोटा है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है कि नहीं? इसके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो ना, सीजियम बहुत आसानी से आयोनाइज हो जाता है यार। सीजियम को हम लोग कैसे यूज करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज करते हैं। सीजियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? कोई एटम छोटा है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस जो है उसके वैलेंस सेल पे बहुत ज्यादा, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। बहुत छोटा एटम है, बहुत ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने तरफ। आपने इसको आयोनाइज कर दिया, क्या जेड इफेक्टिव घट गया इसका? ना, जेड इफेक्टिव तो वही है,
तो होगा ये कि वाटर के जो पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो केटायन है इसका नेगेटिव आयंस इसको सराउंड करेगा, वाटर इसको सराउंड करेगा। नेगेटिव आयंस वाटर हम ऐसे ले लेते हैं, ऑक्सीजन हो गया ये एंड ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम ऐसे ले लेते हैं, है ना। ये इसको ऐसे खींचेगा अपनी तरफ, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इस पे खींचे आएंगे, समझ रहे हो। तो होगा ये कि बोला कि जितना छोटा एटम होगा उतना ही ज्यादा इसका जेड इफेक्टिव होगा, और जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतने स्ट्रांगली ये वाटर मॉलिक्यूल्स को खींचेगा, और इसके जो इन्फ्लुएंस होंगे वो ज्यादा दूर तक जाएंगे। कहने का मतलब कि सर ये तो पहला लेयर है वाटर का, ये तो पहला लेयर है सर, यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ना सर, वो भी इस लिथियम के वजह से अट्रैक्शन फील करेगा। तो सर ये दूसरा लेयर भी बनेगा, सर तीसरा लेयर भी बनेगा, चौथा लेयर भी बनेगा, मल्टीपल लेयर बनेंगे। और जब मल्टीपल वाटर के लेयर उस लिथियम को सराउंड कर देगा तो ओवरऑल जो एक्वस साइज है लिथियम का वो बहुत बल्की हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे बात समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आया नहीं आया? आया। आया नहीं आया? आया। आया बात समझ में? तो ये बात है सर कि जो बहुत ही छोटा आयंस होता है उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। सीजियम है, सीजियम बड़ा है, सीजियम तो ऐसे ही, सीजियम का न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं लगा रहा है, मतलब इसका न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इसके बाहर बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो सिंगल वाटर का लेयर इस पे आगे चिपक जाएगा, सिंगल वाटर के लेयर इसको सराउंड कर लेंगे, तो उससे साइज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लिथियम मल्टीपल लेयर आता है वाटर पे, मल्टीपल लेयर की वजह से लिथियम बल्की हो जाता है, एक्वस साइज ऑफ लिथियम ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्या आपको ये बात याद रहेगा बिल्कुल कि लिथियम से सीजियम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बट जब हमें एक्वस साइज पूछेगा केटायन का, अच्छा एटॉमिक ही नहीं केटाइनिक साइज हम बोले, एटम क्यों बोल रहे हैं हम, लिथियम प्लस ले लेते हैं, उसमें क्या है, ये केटाइनिक साइज बोलते हैं इसको, केटाइनिक, क्या बोलते हो? केटायनिक साइज अगर आप बोलेंगे तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा सीजियम प्लस, लेकिन जब एक्वस कर देंगे, इसको डिसॉल्व कर देंगे वाटर में, तो उल्टा हो जाएगा सर, केटायनिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज करने लगेगा, ऐसे हो जाएगा। आता है बात समझ में? क्लियर है चीज? सर ये Yes, sir. वाला यही बात पॉइंट और एक बार बोलिए, कैटायनिक साइज और एक्वस साइज। अरे गधा प्रसाद, लिथियम जब एटम है तो एटम है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो केटायन है, केटायन का भी तो ऑर्डर वही होगा ना, लिथियम से सीजियम की तरफ जो एटम का ऑर्डर होगा, एटॉमिक साइज का ऑर्डर होगा, वही तो केटायनिक साइज का ऑर्डर होगा। यस सर। लिथियम प्लस से सीजियम प्लस आयनिक साइज इंक्रीजेस, लेकिन लिथियम प्लस एक्वस से सीजियम प्लस एक्वस हाइड्रेटेड आयनिक साइज डिक्रीजेस, ये बात हम लिखे हैं यहाँ पे। क्लियर? यस सर। Yes, sir. इससे इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा आयनिक मोबिलिटी में। अब भाई जो बल्कि है लिथियम, अगर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स उसको घेर लिया है, तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चीजें है, तो क्या लिथियम के आयन अपोजिट टर्मिनल के तरफ फास्ट मूव कर पाएंगे क्या? अरे नहीं सर, जो बल्कि है वो स्लोली मूव करेगा, समझ रहे हो, और जिसका साइज स्मॉलर है, छोटा है, वो फास्ट मूव करेगा। क्या बोलते हो? बात सही है यस ना? सर। तो मोबिलिटी ऑफ आयंस और कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, तो लिथियम प्लस आयन की मोबिलिटी क्या होगी? सबसे कम। सीजियम प्लस की क्या होगी? सबसे ज्यादा। और मोबिलिटी का ही मतलब कंडक्टिविटी है, आयन जितना फास्ट मूव करेंगे वो उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो उतने ही बेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो चूंकि सर लिथियम का एक्वस सॉल्यूशन, लिथियम आयंस की साइज बड़ा हो, हाइड्रेटेड साइज बड़ा होने की वजह से मोबिलिटी कम हो जाएगी, मूवमेंट कम हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी पूछा जाता है दोस्तों। सो मोबिलिटी और कंडक्टिविटी का ऑर्डर आप देख लीजिए फटाफट, सीजियम का ज्यादा और लिथियम का कम। क्या याद रहेगा आपको? जल्दी से रटने का कोशिश करिए इसको। Yes, sir.
आज स्टूडेंट लेट से क्यों ज्वाइन किए हैं? सर एग्जाम। आप लोग थोड़ा बहुत जितना समझ में आया वो बेटर है, नहीं समझ में आया तो वो और भी बेटर है ना? और फिर इसको याद करना है। प्रीवियस ये ऑर्डर आता ही आता है, सॉलिबिलिटी का ये ऑर्डर पूछा जाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ये सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस का ऑर्डर है ये। सो पहले तो हम लोग इसको लिखेंगे, सम इम्पोर्टेंट सॉलिबिलिटी ऑर्डर। लिथियम क्लोराइड से लिथियम आयोडाइड, हमने क्या फिक्स रखा है? लिथियम। हेलाइड हमने वेरी किया है, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। इसमें अगर हमें सॉलिबिलिटी पूछेगा ऑर्डर तो हम बोलेंगे टॉप टू बॉटम सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस। अगर हम सोडियम में करें यही चीज, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, तो सॉलिबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। निखिल तिवारी, सर आपका बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है। निखिल तिवारी कितना बार बताएगा ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है? वर्चुअल बैकग्राउंड यूज किया हुआ है, ये तुमको पता है, उसके बाद भी बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है। अगर ये मेरा ऑफिस होता तो मुझे सुन के अच्छा लगता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो बता के कोई फायदा नहीं है। यू ऑलरेडी नो ये वर्चुअल बैकग्राउंड है या नहीं? सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस। सर अगर आप फ्लोरीन को फिक्स कर लीजिए और 1s फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को वेरी करिए, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, तो उस केस में भी सॉलिबिलिटी इंक्रीज करता है सर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सो लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड, अगर इसकी सॉलिबिलिटी कंपेयर करेंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फास्ट फास्ट लिख रहे हैं आप लोग? यस सर। करिए फटाफट। लेकिन सर अगर आप सीजियम को फिक्स करिए और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को वेरी करवाए, सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, तो टॉप टू बॉटम सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगा सर। लिथियम आयोडाइड से सीजियम आयोडाइड कीजिए, आयोडीन को फिक्स करिए और लिथियम से सीजियम तक आइए, सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगा सर। अंकित कुमार, नेक्स्ट चैप्टर का टेंशन क्यों हो रहा है आपको अभी? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा इसका टेंशन आपको क्यों हो रहा है? सही, ड्यू टू एग्जाम, सो सैड। 1.5 मंथ हम पहला चैप्टर में सर नहीं पढ़ते अगर मुझे 11th की एग्जाम की तैयारी करवानी होती। डन। LiClO4, CaClO4, solubility decreases। सो सर ये कुछ solubility के ऑर्डर हैं सर। ठीक है, चलिए आप लोग आगे तो नहीं लिखे हैं? आगे नहीं लिखे हैं ना अभी? यहाँ तक लिखे हैं? चलिए। Yes, हाँ sir. सर, बोलिए बोलिए सर। चलिए, यहाँ के बाद नेक्स्ट जो लिखेंगे आप, सम इम्पोर्टेंट सॉलिबिलिटी ऑर्डर। मोबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, हम लोग कहाँ थे?
क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फिफ्थ सॉलिबिलिटी, और सॉलिबिलिटी में हमने लिखा था ये जो टॉपिक था अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसमें हम लोग फिजिकल स्टेट देखे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखे, कंडक्टेंस देखे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखे, सॉलिबिलिटी देखे। सॉलिबिलिटी में टर्म्स आया सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, तो उसका एप्लीकेशन देखे, और सम इंपॉर्टेंट सॉलिबिलिटी का ऑर्डर देखे। अब छठा प्रॉपर्टीज में छठा पॉइंट डाल दीजिए, सिक्स्थ प्रॉपर्टीज, ये तो फिफ्थ प्रॉपर्टीज था, सिक्स्थ प्रॉपर्टीज आइसोमेरिज्म। आप लोग स्कूल में हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ लिए हैं, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होगा आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म जो होता है सर, कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट होने की वजह से होता है। और आइसोमेरिज्म जो है वो डायरेक्शनल, ऐसे बॉन्ड जो डायरेक्शनल होते हैं उसी में आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी होता है। कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो हाईली डायरेक्शनल नेचर का होता है, ठीक ना। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। क्या मतलब हुआ इस डायरेक्शन का, समझिए। Na+ आयन बना हुआ है और Cl- आयन, ये Na+ को Cl- किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग, जैसे ही इसके फील्ड में पहुंचेगा ये दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, डायरेक्शन डजंट मैटर। सो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इसके लिए क्लोरीन किधर से अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव आयन किधर से अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव आयन को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कोवैलेंट बॉन्ड का, तो आप जानते हैं कि सर कोवैलेंट बॉन्ड में एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है सर। तो अगर px में, किसी भी एटम के px में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है, तो फिर दूसरा एटम जो यहाँ पे ओवरलैप करने के लिए आएगा दैट मस्ट बी ओरिएंटेड अलॉन्ग x एक्सिस, तभी इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाएगा सर, तभी बॉन्ड बन पाएगा सर। तो अगर ये प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं आया तो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है और आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। और जो नॉन डायरेक्शनल होता है उसमें आइसोमेरिज्म की कॉन्सेप्ट नहीं होती है सर। अगर ये डायरेक्शनल है तो इस डायरेक्शन को चेंज करके कोई नया डायरेक्शन कर देंगे तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल जाएगी, कंपाउंड बदल जाएगा, तो इसीलिए वहां पे हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। और आयनिक कंपाउंड का आइसोमेरिज्म नहीं होता है। तो आइसोमेरिज्म पॉइंट में क्या लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड डज नॉट शोज आइसोमेरिज्म, आयनिक कंपाउंड डज नॉट शोज आइसोमेरिज्म। लिख रहे हैं? Yes, sir. Ionic compound does not show isomerism due to non-directional nature of ionic bond. Due to non-directional nature of ionic bond. तो ये ऑब्जेक्टिव अगर आपको आता है कि आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल है नॉन डायरेक्शनल है, समझ में आएगा, याद रहेगा। आयनिक बॉन्ड क्या Yes, है? sir. Yes, हाँ sir. बोलिए। Sir, can you repeat it? Ionic bond, ionic compound does not show isomerism due to ionic compound does not show isomerism due to non-directional nature of ionic bond. Ionic compound does not show isomerism due to non-directional nature of ionic bond. Due to non-directional nature of ionic bond. Clear? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. लिख लिए 6 नंबर पॉइंट। Yes, sir. चलिए पैरा चेंज करके आप लिख सकते हैं, बट आयनिक कंपाउंड कैन शो, बट आयनिक कंपाउंड कैन शो, आयनिक कंपाउंड कैन शो, क्या शो कर सकता है आयनिक कंपाउंड? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है सर? पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे अभी जस्ट। बट आयनिक कंपाउंड कैन शो क्या? पॉलीमॉर्फिज्म। तो बताएंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? बोलो। No, sir. पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फस, मॉर्फिज्म मतलब होता है ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर। तो अगर एक ही आयनिक कंपाउंड का मल्टीपल स्ट्रक्चर पॉसिबल हो तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। आप लिखे हैं कि बट
ionic compound can show polymorphism. तो polymorphism क्या होता है नीचे लिख लीजिएगा. If an ionic compound is having two or more than two crystalline structure, if an ionic compound is if an ionic compound is having two or more than two crystalline structure, if an ionic compound is having two or more than two crystalline structure, then it is said to be polymorphous. क्या बोलेंगे? Polymorphous. सिंगल कंपाउंड मल्टीपल स्ट्रक्चर. अरे सर मल्टीपल स्ट्रक्चर यही तो हम लोग आइसोमेरिज्म में भी पढ़े थे सर, सिंगल कंपाउंड मल्टीपल स्ट्रक्चर. नहीं दोस्त, वहां पे डायरेक्शन और वहां पे बॉन्ड का शिफ्टिंग, बॉन्ड का डिफरेंट लिंकेज हो जाता था. यहाँ पे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना, वो होता है जैसे जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फिक्स्ड ज्योमेट्री है. फिक्स्ड ज्योमेट्री मतलब 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है और उस 7 क्रिस्टल सिस्टम का 14 ब्रिवाइस लैटिस होता है ना. इस 7 क्रिस्टल सिस्टम में आपका सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ेंगे, आप बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ेंगे बीसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ेंगे एफसीसी, हेक्सागोनल क्रिस्टल क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे एचसीपी. तो इस तरह के 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, फिक्स होता है. दुनिया में जितना सॉलिड है ना उसमें सब यही 7 क्रिस्टल सिस्टम के रिपीटिंग यूनिट होते हैं. इस 7 क्रिस्टल सिस्टम के 14 ब्रिवाइस लैटिस होता है ना. तो इसलिए इस वे में बोला जाता है कि अगर कोई सॉलिड कोई आयनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला तो है सेम, बट उसके ज्योमेट्री जो होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. आप एग्जांपल में एक एग्जांपल लिखेंगे, 12th क्लास में हम लोग इस एग्जांपल को पढ़ेंगे. जेडएनएस जानते हो? जेडएनएस जानते हो सर? जिंक सल्फाइड. जिंक सल्फाइड, इसको जिंक ब्लेंड भी बोला जाता है, जानते हैं? क्या बोला जाता है इसको? जिंक ब्लेंड. जिंक ब्लेंड. और इसी को उर्टजाइट भी बोला जाता है. इसका दूसरा स्ट्रक्चर होता है, जेडएनएस ही फॉर्मूला होता है, लेकिन उस फॉर्मूला को, उस फॉर्म को बोला जाता है उर्टजाइट. WURTZITE, उर्टजाइट. जिंक ब्लेंड और उर्टजाइट ये जिंक सल्फाइड ही है, लेकिन इसका 2 स्ट्रक्चर होता है. एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको हम जिंक ब्लेंड समझते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर को हम लोग उर्टजाइट समझते हैं. बात क्लियर या नोट क्लियर? फिलहाल हमको ये नहीं समझना है Yes, sir. कि सर ये Clear. उर्टजाइट क्या Yes, है. sir. उर्टजाइट क्या है वो 12th क्लास सॉलिड स्टेट चैप्टर, वहां पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है. लेकिन फिलहाल हमें ये समझना है कि सर आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म नहीं देता है, पॉलीमॉर्फिज्म देता है. और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है सिंगल कंपाउंड का मल्टीपल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करना. इतना बात आपको ध्यान है, अपना काम चल जाएगा इससे. डन. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक और प्रॉपर्टी होता है इसका पॉलीमॉर्फिज्म के बाद लिखिए आइसोमॉर्फिज्म. अपना टाइम हो गया क्या शायद? Yes, sir. लेकिन Yes, ये sir. प्रॉपर्टी आधा छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, बस आइसोमॉर्फिज्म लिख के छोड़ते हैं. आइसोमॉर्फिज्म, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, अब लिखेंगे आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म. अब मॉर्फिज्म का मतलब तो समझ गया, स्ट्रक्चर. आइसो मतलब सेम. तो सेम स्ट्रक्चर, अगर किसी दो डिफरेंट आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर सेम हो जाए तो उसको बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म. तो इफ टू डिफरेंट आयनिक कंपाउंड, if two different ionic compounds, if two different ionic compound are having similar
are having similar crystalline structure, are having similar crystalline structure, then these are known as isomorphism to each other. Yeah, isomorphous to each other. Then these are known as isomorphous to each other. Isomorphous to each other. क्लियर? चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं हम आइसोमॉर्फस कंपाउंड का। आइसोमॉर्फस कंपाउंड होने के लिए एक तो चीज क्लियर है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर कैसे? फॉर टू कंपाउंड टू बी आइसोमॉर्फस, फॉर टू कंपाउंड टू बी आइसोमॉर्फस क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए सर, both should have similar formula type. Both should have similar formula type. समझते हैं बात? Like समझिए, FeSO4 into 7H2, ठीक, FeSO4 into 7H2, और दूसरा कंपाउंड है CuSO4 into 5H2। तो ये दोनों आइसोमॉर्फस नहीं होंगे। FeSO4 into 7H2 and CuSO4 into 5H2 not isomorphous, cannot be isomorphous, cannot be isomorphous। जबकि FeSO4 into 7H2O and ZnSO4 into 7H2O are isomorphous to each other, are isomorphous, are isomorphous। क्लियर? सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होना चाहिए तभी आइसोमॉर्फिज्म की बातें होगी। So FeSO4 into 7H2O, FeSO4 into 5 CuSO4 into 5H2O, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं उसको। ये दोनों आइसोमॉर्फस नहीं होंगे, लेकिन FeSO4 into 7H2 और ZnSO4 into 7H2 या फिर आप MgSO4 into 7H2 बोलिए, these are isomorphous of each other। So सिमिलर टाइप के अगर फॉर्मूला होंगे तो आयनिक कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमॉर्फस होते हैं, मतलब उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होते हैं, तो आइसोमॉर्फस कहलाते हैं। क्या यहाँ तक सबको हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई Yes, दिक्कत sir. तो बोलो, अभी तक में कोई दिक्कत तो बोलिए, नहीं तो आइसोमॉर्फिज्म हो गया, आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी हम लोग कंपेयर कर पाए। तो इसके बाद हम लोग कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड फजांस रूल पे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। आज के क्लास में कोई दिक्कत है तो बोलिए। सर एक बार 1 से दिखा दीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 1 से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, ये सब बात थोड़ा ध्यान रखिए दोस्त, इस सब के वजह से पैनिक बिल्कुल मत होइए। जो नहीं पढ़ने वाले लोग हैं उनको कितना बार भी आप पढ़ा दीजिए, उनका सिलेबस कवर नहीं होता है। जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो सही में लिटरली पढ़ाई कर रहा है ना, उसका कोर्स कवर होता है, वो पढ़ता है, सर बस वो बस एग्जाम ऊपर भी चले देता जाओ। है। हाँ जी, ज्यादा ऊपर चले गए? यस सर। हाँ, L2O3 से करते हैं। ये लीजिए, ये पहला स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है ना। यस तो सर, इस तरह के डिस्कशन में हम लोग नहीं फंसेंगे, हम आगे बढ़ते जाते हैं कि सर स्कूल एग्जाम कब हो, कैसे होगा, उसके लिए हमें सिलेबस करना है ना। एनसीईआरटी पढ़िए, स्कूल का क्लास करिए। कभी हम लोग मना किए हैं क्या कि नहीं मेरा ही क्लास देखो, आई एम द बेस्ट, है ना, स्कूल क्लास मत करो?
स्कूल अपना जगह पे है, अपने क्लास करवा रहा है, उसका क्लास करिए, उसका लैब करिए, जितना जरूरी है वो करिए। हो गया यहाँ तक? सर तो थोड़ा ऊपर। और थोड़ा ऊपर क्यों यार? हो गया ना ये स्क्रीन? डन। वन से सर, वन से। चलिए ये लीजिए, नेक्स्ट स्क्रीन, रुक जाइए, ये यहाँ से हो गया। और फिर एक स्क्रीन ये ले लीजिए, दैट्स इट। डन। हो गया सर, ये सब लिखे। चलिए मिलते हैं कल, कल नेक्स्ट क्लास। हाँ, ओके। हेलो हेलो